नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का बेहद खास डिबेट शो महाबहस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। केंद्र की मोदी सरकार ने इतिहास रचते हुए जता दिया कि वाकई मोदी है तो मुमकिन है। राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन 2019 बिल पास हो गया है और इस बिल के पक्ष में 125 जहां वोट पड़े हैं, वहीं 61 वोट इसके खिलाफ भी पड़े। सरकार के फैसले की पूरे देश में सराहना हो रही है, सिवाय कुछ सियासी दलों को छोड़कर। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस फैसले के मायने को समझने की कोशिश करेंगे। इरादों की कलम और इच्छा शक्ति की स्याही से मोदी सरकार ने आज वो इतिहास लिख दिया जिसने जम्मू कश्मीर का तो भूगोल ही बदल दिया। ऐतिहासिक फैसला ये कि जम्मू कश्मीर अब पहले वाला विशेष जम्मू कश्मीर नहीं रहा, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया। 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के। एक विधान, एक संविधान और एक हिंदुस्तान के हक में मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले ने अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया। लद्दाख भी अब जम्मू कश्मीर से अलग सूबा बन गया। सियासी दल अपने अपने तौर तरीके से इसकी व्याख्या करते दिखे। कुछ साथ वाले विरोध में दिखे तो कुछ विरोध वाले आज साथ में दिखे हैं। वहीं कश्मीर के नाम पर सियासी दुकान चलाने वाले कुर्ता फाड़ते भी दिखे। बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया था, हमारी पार्टी की मुखिया बहन माती निर्णय लिया कि हम लोग इस बिल का समर्थन करते हैं। ये कहा। सवाल ये नहीं है कि कश्मीर का है, अगला सवाल ये भी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का क्या होगा। 9 अगस्त 1942 को हुई अगस्त क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ अहम लड़ाई साबित हुई थी। इधर 5 अगस्त 2019 की मोदी शाह वाली अगस्त क्रांति अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ अहम साबित होगी। हिंदुस्तान के हर कोने में जश्न का जलसा है। बधाई हो मोदी जी को, बधाई हो। बहरहाल आज श्रीनगर की पवित्र दरगाह हजरत बल में जो चिराग रोशन हुआ है, उसकी रोशनी भी नई तारीख की गवाह बनी है। कल का सूरज भी कश्मीर के लिए नया सवेरा लेकर आएगा। वहीं सरकार के इस ऐतिहासिक कदम पर पूरा देश कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाकई ऐतिहासिक बदलाव जिस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर। साथ ही हैं मनीष शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी। सुरेंद्र दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रेमकांत तिवारी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कर्नल रिटायर्ड हैं हमारे साथ। NS रावत, रक्षा विशेषज्ञ रहे हैं। रवि रैना है, संरक्षक कश्मीरी पंडित सभा। बहुत स्वागत आप सभी का। वाकई अमिताभ जी, आज का दिन ऐतिहासिक है और जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाया, एक बोल्ड कदम ही कहा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि देश हित की यदि हम बात करते हैं तो तमाम चीज़ों को पीछे कर देना चाहिए, दरकिनार कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी विरोध हुआ। देखिए, राजनीति जिनको करनी है, राजनीतिक दल हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं, उनके अपने सोच के दायरे हैं, वो उससे बाहर नहीं आ पाते। ये इस देश का दुर्भाग्य है। हालांकि कई पश्चिमी देश ऐसे हैं जहां राष्ट्र से जुड़े मसलों पर दलगत विभाजन देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल, अमेरिका उसमें से एक बड़ा मुल्क है। जब देश का मसला आता है तो पूरा अमेरिका एक स्वर में बोलता है। ब्रिटेन में भी
कुछ हद तक ये स्थिति है, लेकिन हमारे यहां स्थिति अलग है। लेकिन आज जो हुआ वो वास्तव में अद्भुत है। जब ये धारा 370 लागू की गई थी जम्मू कश्मीर में, तो जवाहरलाल जी ने कहा था कि ये धारा खुद घिसते घिसते एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन वो धारा घिसी नहीं। सियासत उसको हमेशा दूध पिलाकर मजबूत बनाती रही। 75 साल हो गए, लेकिन वो धारा जस की तस रही, संकट के कारण बनती रही। हम लोग एक सामान्य बोलचाल में बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात, भारत एक है, लेकिन खटकता था कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है। यह बात 370 और 35 के कारण भारत के मन में चुभती थी। आज वो कहावत व्यवहारिक अर्थों में सच हुई है, मतलब सच होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कल लोकसभा उस पर अपनी मंजूरी दे देगी और उसके बाद राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, तो वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसी के बाद परसों प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। इसीलिए 7 तारीख तय की गई कि प्रक्रिया एक बार औपचारिक रूप से पूरी हो जाए, तब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करें। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि राजनीतिक नेतृत्व में कैसा आत्मबल होना चाहिए, कैसा साहस होना चाहिए, उसका भी एक प्रकटीकरण हुआ। इतनी सरकारें आई गई, ये साहस नहीं जुटा। इस धारा 370 ने केवल भारत के मन को ही दुखी नहीं रखा, इसने जम्मू कश्मीर के पांव में भी बेड़ियां डाल के रखी। आज गृहमंत्री ने जो कुछ राज्यसभा में अपने जवाब में कहा है बहस के, उसको आप सुनिए। उसमें उन्होंने तमाम दृष्टांत दिए हैं। तमाम कानून भारत की संसद बनाती है सामान्य जन के लाभ के लिए, लेकिन वो कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाते। 370 है। पूरे देश में प्रति व्यक्ति अगर केंद्र सरकार का की मदद 3000 कुछ रुपए है, तो जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति केंद्रीय सहायता 27,000 रुपए है। ताजा आंकड़ा। लेकिन वहां ना विकास है, न शांति है, न नौकरी है, न रोजगार है। क्या हुआ? कारण 370। और नरेंद्र मोदी की काम करने की एक अपनी शैली है। वो चौंकाते हैं देश को, दुनिया को। चाहे फैसला नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे ट्रिपल तलाक पर उनका कमिटमेंट हो। आज एक चल रहा है रोचक दृष्टांत कि सावन के 3 सोमवार हुए। पहले सोमवार को चंद्रयान 2, दूसरे सोमवार को 3 तलाक गया और तीसरे सोमवार को 370 और 35 से विदा हो गई। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य हो गया, विधायिका के साथ केंद्र शासित राज्य। लद्दाख बिना विधायिका के केंद्र शासित राज्य। तो किसी ने अच्छा कहा कि महादेव तांडव की मुद्रा में है। अभी 2 सोमवार बाकी हैं, ये भी देखिए। 2 सोमवार सावन में बाकी हैं और यही रवायत चली तो क्या 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 हो सकता है। और एक बात अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में कहूंगा, ऐसा कोई दृष्टांत याद आता है क्या हम लोगों को तत्काल में, बिना गूगल देखे, कि जब पार्लियामेंट ने या केंद्र ने कोई फैसला लिया हो और तकनीकी फैसला लिया हो, धारा उपबंध उनमें कुछ परिवर्तन किए हो, तो पूरे देश में लड्डू बटा हो? नहीं, मुझे याद नहीं आता। मैं बहुत जिम्मेदारी से पत्रकारिता करता हूं, फिर भी मुझे स्मरण नहीं आ रहा। ये जो लड्डू बट रहा है ना, ये जो सड़क पर आम जन निकले हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में,
खुशी आंध्र तक है, तेलंगाना तक है। यह बताती है कि संसद की मंजूरी तो कल पूरी होगी, राष्ट्रपति की मंजूरी कल रात या परसों सुबह तक मिलेगी, लेकिन भारत की मंजूरी तो मिल गई इसको आज ही सुबह, लोक की स्वीकृति तो मिल गई। मैंने नहीं देखा ना 77 में इंदिरा जी जब हारी थी चुनाव, कांग्रेस पार्टी हारी थी, तो जरूर मैंने लोगों को सड़क पर निकल के प्रसन्नता व्यक्त करते देखा था, लेकिन वो भी हिंदी भाषी भारत में ज्यादा था। पश्चिम दक्षिण में उतना इंदिरा जी का विरोध नहीं था उस वक्त, वहां से वो सीटें भी ठीक जीत के आई थी। तो भारत का ये जो उल्लास है, ये उल्लास बता रहा है कि नरेंद्र मोदी के इस कदम के साथ देश है। और एक बात जो बार बार पार्लियामेंट में कही गई, राज्यसभा में कही गई, खासतौर पर गुलाम नबी साहब ने कहा कि अमित शाह ने बम फोड़ दिया अचानक। इस पर मैं एक टिप्पणी करके बहस के मेहमानों के पास जाऊंगा। भाई क्यों? जनसंघ ने जब से घोषणा पत्र बनाना आरंभ किया दीनदयाल जी के समय से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के बाद, तब से लेके आज तक हर घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र था कि 370 हमें मंजूर नहीं। कैसे अचानक कर दिया? वोट ही इस नाम पर मांगा और वोट मिला भी इसी नाम पर, तो वो काम तो करना चाहिए था, करनी ही था। अपने घोषणा पत्र के प्रति ईमानदार होना कोई गुनाह है? और उस घोषणा पत्र में, जिस घोषणा पत्र पर जनता ने मोहर लगाई हो कि जाओ आपकी बात अच्छी लगी, आप शासन करो, ये करके दिखाओ, इसलिए ये तर्क नहीं चलेगा। इसमें अचानक का तत्व कहां है? कुछ लोग कह रहे चौंका दिया, पूरे देश को अस्त व्यस्त कर दिया। अरे किसको अस्त व्यस्त कर दिया भाई? ये तो श्यामा प्रसाद जी के समय से लड़ाई चल रही है। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो वो इसी मुद्दे के लिए वहां थे, इसलिए कोई चौंका नहीं। हां, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और गृहमंत्री ने इतना किया कि देश के अनंत काल से चली आ रही प्रतीक्षा को समाप्त कर दिया। हमारे साथ रवि रैना हैं, संरक्षक है कश्मीरी पंडित सभा। मेरा मन है कि मैं रवि रैना से बात शुरू करूं ताकि लोग ये जान पाएं कि ये 370 का दंश कितना खराब था, इसने कितने घाव दिए हैं। दुनिया में कोई ऐसा दृष्टांत नहीं पूरे विश्व में जिसमें अपने ही देश में इतने लाख लोग शरणार्थी बन जाएं, कोई दूसरा उदाहरण नहीं। रवि रैना साहब, आज आपको लगा कि हां आज आजादी आई, आज मुक्ति का पर्व है, जरा एक बार देश को बताइए क्या तकलीफ झेली आपने इतने वर्षों? ऐसा है साहब कि हमें तो लग रहा है कि 47 में हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे। मैं अपनी वो कश्मीरी ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 47 में मुल्क तो आज़ाद हुआ था, लेकिन हम आज़ाद नहीं हुए क्योंकि हमारे ऊपर ऐसी वो फोर्सेस का वो रखा गया ताकि हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए, न एजुकेशन में, न नौकरियों में। न आज जो 5 अगस्त को हमें असली उन दरिंदों से भी मुक्ति मिल गई और हम असली मायने में आज आज़ाद हुए हैं। आज हमें लग रहा है कि हम जो 30 सालों से विस्थापित थे, इतने कष्ट झेले। आपको मैं एक बात बताऊं, 1990 में सर्दियों की रात दिसंबर में वहां बर्फ पड़ती है। हम लोग अपने बीवी बच्चे मतलब बूढ़े ट्रकों में भर के, ट्रकों में, बसों में नहीं, टैक्सियों में नहीं, अब ट्रकों में औरतों को, बच्चों को, जवान लड़कियों को हम लोगों ने भरा, अपनी फैमिलीज के और मोहल्ले के,
और रातों रात हम लोग वहां से भाग के, मैं नहीं, 4 लाख लोग 15 दिन के अंदर वैली छोड़ दिए। अब आप कहेंगे आपको क्या सपना आ गया कि आप भाग गए? क्योंकि वहां पर ऐसा माहौल बनाया गया, अजानें दी गई। वो कश्मीरी में वो ट्रांसलेट करके मैं बताता हूं कि आप अपनी औरतों को यहीं छोड़ दीजिए, आप जो मर्द लोग हैं यहां से भाग जाइए, नहीं तो आपका कत्लेआम हो जाएगा। लेकिन आप अपनी औरतों को यहां छोड़ दीजिए, वो यहां पर हमें उनको यहां छोड़ दीजिए, आप यहां से दफा हो जाइए। ये डर, ये खौफ सर्दियों की रातों में आप समझ नहीं सकते हमारे पे क्या था। हम लोग रातों रात 15 दिन के अंदर अंदर 4 लाख लोग जम्मू पहुंचे। अब जम्मू में तो ठिकाना किसी का था नहीं, बहुत जिनेन साहब दोबारा ऐसा कैंप नहीं थे। बहुत कष्ट की कथा है जी, बहुत कष्ट की कथा है। और मैं इस संघर्ष से जुड़ा रहा हूं अपनी छोटी सी भूमिका में, बहुत मैं जानता बहुत कष्ट। कर्नल साहब के पास चलूंगा, रावत साहब के पास, फिर बाकी राजनीतिक मेहमानों के पास आऊंगा। लेकिन एक बात और कहूं, अब तक करीब 42,000 लोग अपने प्राण गंवाए कश्मीर में रक्तपात की इस दौर के कारण। उनके और 4 लाख कश्मीरी हिंदू जिनको विवश किया गया था मातृभूमि छोड़ने के लिए, उन सब के आंख के आंसू का सम्मान किया है इस सरकार ने, इस देश ने, राज्यसभा ने। हजारों लोगों ने शहादत दी, 4 लाख लोग 3 दशक से आंसू बहा रहे थे, ये उनके आंसू का सम्मान हुआ है। रावत साहब, अब मुझे जरा बताइए, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब स्थितियां कुछ ज्यादा बेहतर होंगी? खासतौर पर घाटी जी में। अमिताभ जी, पहले मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो आपने अभी कहा। जी, जो आपने पॉइंट अभी कहा कि खाली वो 4 लाख लोग ही नहीं हैं, त्रासद हैं। कश्मीर में जितने निम्न वर्ग के लोग हैं, वो चाहे दूसरे समुदाय के भी हों, वो भी त्रासद हैं। क्योंकि जब से ये कश्मीर की प्रॉब्लम चल रही है 1979 से, तब से कश्मीर के अंदर एक आम जो व्यक्ति है, एक जो आम कश्मीरी है, उसकी जो हालत है वो दिन ब दिन बद से बदतर ही हुई है। उसके साथ साथ जैसे आप कह रहे थे कि 4 लाख कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हुए हैं, उन्होंने जो दर्द झेले हैं, और साथ साथ हमारे कितने सैनिकों ने जम्मू कश्मीर की भूमि में बलिदान दिया है। वो जिन्होंने बलिदान दिया या जिन्होंने अपना वहाँ पे सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके परिवारों का भी त्याग इस फैसले से जुड़ा है। अब आते हैं कि इस फैसले के बाद जब ये 370 आर्टिकल को हम अधूरे तौर पे हटा देते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है? अभी तक जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, उनका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके अनुरूप जब तक सेना वहाँ पे काम कर रही है, उसके रोल को मॉडिफाई करने के लिए हमेशा वहाँ की राज्य सरकार के ऊपर निर्भर रहते थे। वो राज्य सरकार केंद्र के ऊपर दबाव बैठाती थी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट तक को आप हटाइए जगह जगह से। अलग अलग समय में हमने देखा राजनीतिक दबाव बनाए जाते थे और एक मंशा बनाई जाती थी राष्ट्र के अंदर कि ये जो सेनाएं वहाँ पे काम कर रही हैं, ये वहाँ के लोगों पे त्रासदी दी जा रही हैं। अब वो समय समाप्त हो जाएगा। वहाँ के लोगों को जो भ्रमित करने के वहाँ के नेता या जिन लोगों के अपने एजेंडा थे, वो बंद हो जाएगा और केंद्र की सोच के मुताबिक एक सोच में सैन्य बल आपस में काम कर सकेंगे और एक पॉलिसी को अडॉप्ट करके, एक नियम को अडॉप्ट करके वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर सकेंगे। उनके लिए काम करना जरूर आसान रहेगा और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो वो रिजल्ट पाते थे, चाहे तो वो सीमा पर हो चाहे राज्य के अंदर हो, उनमें बहुत ज्यादा वृद्धि होगी और एक शांति और निर्भयता का माहौल जम्मू कश्मीर में फैलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत व्यवहारिक बात कही रावत जी ने। जम्मू कश्मीर की दिक्कत यही थी कि वहां का जो स्थानीय सरकार थी, उस सेना को काम ही नहीं करने देती थी। सेना के विरुद्ध
चलने की मानसिकता से प्रेरित सरकारें रही, चाहे शेख अब्दुल्ला रहे हो, चाहे फारूक साहब रहे हो, चाहे उमर रहे हो, चाहे मुफ्ती मोहम्मद रहे हो, चाहे महबूबा रही हो। तिवारी जी, प्रेमकांत तिवारी जी, इतने साल दशक की दशक बीत गए, कितनी कुर्बानियां इस मुल्क ने दी। जम्मू कश्मीर की समस्या का जो रूट कॉज था, जो जड़ थी, वो 370 थी, जो वहां के राजनेताओं को एक कवच देती थी, भ्रष्ट नौकरशाहों को कवच देती थी। आप भ्रष्टाचार करिए, कोई सेंट्रल एजेंसी वहां जांच नहीं कर सकती थी। जो कानून उनको अच्छा लगेगा वो मान लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा ठुकरा के वापस भेज देंगे। शिक्षा का अधिकार पूरे देश में बच्चों को है, संसद के कानून के द्वारा, जम्मू कश्मीर में नहीं है। अजब अजब तमाशे थे। अब कम से कम ये तमाशे बंद हो जाएंगे, इतनी राहत की बात तो समझ आई। बिल्कुल अमिताभ जी, मैं समझता हूं कि ये जो एक कदम आज उठाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इसकी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि वो जो नेहरू जी ने बात कही थी, आपने जिसका उल्लेख किया कि वो धारा अपने आप में घिस जाएगी, वो धारा तो निरंतर प्रवाहमान दिखी। वो धारा बह रही थी और वो धारा गिर रही थी, निरंतर गिर रही थी। कुल मिलाकर के हम एक चीज महसूस करते हैं कि मेरी बिल्ली और मुझी से म्याऊं, वो स्थिति हमको कश्मीर में दिख रही थी। जिस तरह से आपने ये बताया कि क्या भारत के अन्य प्रदेशों में मदद का सिलसिला रहता है और क्या कश्मीर में रहता था, 27,000 बनाम 3,000 था, तो वो लोग खाते भी थे, मोटाते भी थे और उसके बाद आंखें भी हमारे ऊपर गुरेरते थे। तो कम से कम ये स्थिति तो ना रहे, और बहुत लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे। अब कम से कम एक बात यह है कि मोदी ने अगर ये वास्तव में बहुत बढ़िया और सराहनीय कदम उठाया है, तो लोग अधिसंख्य लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। और वास्तव में यह भी बहुत एक आश्चर्यजनक बात है कि कुछ जो मनभेद था जिनका, बसपा जैसी पार्टी उसका सहयोग कर रही है, और शायद है कि वो अल्पसंख्यक और बनाम बहुसंख्यक देख रहे हैं, तो इस लिहाज से बिहार के नीतीश कुमार जो है उसका विरोध कर रहे हैं, तो ये एक अलग बात है। लेकिन ये कम से कम एक ऐसी समस्या थी जहां पर अब हम एक समाधान की ओर बढ़ रहे हैं, और देश के समग्र विकास में इस चीज को एक जो बहुत बड़ी बाधा के रूप में देखा जा रहा था, अब एक रास्ता नजर आ रहा है जहां पर हम एक कायदे से आगे तरक्की कर सकते हैं। ये बात अलग है कि अभी लीगल रेमिफिकेशंस हैं। उम्मीद का दिया जम्मू कश्मीर की देहरी पर जला है। सुरेंद्र दुबे जी, एक बड़ी चौंकाने वाली बात हुई। सपा तो बिल के खिलाफ, लेकिन बहन जी की पार्टी ने दिल खोल के समर्थन किया, दोनों हाथ खड़े करके समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा राज्यसभा में उनकी पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कि सबका समर्थन 370-35 से सब हटाओ और बिल्कुल बढ़िया काम हो रहा है। ये उलटबाजी कुछ समझ नहीं आई भाई, कम से कम उत्तर प्रदेश को तो समझाइए मसला क्या है। मैं देखिए, मैं आपको बताऊं, 370 का जो मामला था, वो पूरे देश के लोग इस बात से व्यथित थे, इसी एक देश का अंग वो एक अलग देश बना हुआ है, सिर्फ हमें उसको पाल पोस के बड़ा करता रहना, बाकी उसको हमारी कोई बात नहीं माननी। हम सिर्फ कहने के लिए कहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन वो भिन्न अंग था। आज जब ये बिल पास हो गया राज्यसभा में, तब वो अब जाके अभिन्न अंग हुआ है। देखिए सर, अक्रॉस द पार्टी लाइन ये जो सपा भी जैसे कर रही है, वो भी मन से नहीं, उनको कहीं लगता है कि नहीं यार वो अल्पसंख्यक वोट का मामला, हमको चलो सपोर्ट कर देना चाहिए, और इनका है क्या वहाँ जम्मू कश्मीर में जो इनके सपोर्ट करने और न करने से कुछ होने वाला है। मायावती होशियार नेता है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बात को, और इसको हिंदू मुस्लिम से एंगल से देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो वो माइनॉरिटी के लोग जम्मू कश्मीर में है, 370 का दंश सबसे ज्यादा वही झेल रहे थे।
बाकी तो कुछ जो बड़े लोग थे जिनके पास जमीनें हैं, जिनके पास पॉलिटिकल ताकत है, वो उसका मिसयूज कर रहे थे और पूरे देश को सिंगट्टा दिखा करके चिढ़ा रहे थे कि देखो हम इसी देश में रहते हैं, इसी में खाते हैं, पाकिस्तान की सुनते हैं। और एनआईए के द्वारा फंसते फंसते उस ऐसा मोदी जी ने शुरू से उसको फंसा लिया और दो रोज से लग गया था कि हाँ 370 हटाएंगे, कैसे हटाएंगे। मैं यहाँ एक होशियारी की बात ये करना चाहूंगा जो सरकार ने की। बड़ी चर्चा थी कि संविधान संशोधन होगा और क्या करेंगे, उसकी नौबतें ही नहीं आई। वो प्रेसिडेंशियल आर्डर से ही उन्होंने वो निकाल लिया और उसके 370 के सारे एक को छोड़ करके सब हटा दिए गए। जी ठीक बात सुरेंद्र भाई, ठीक बात। मैं मनीष शुक्ला को बहस में ले आऊं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मनीष जी, मैं जब जब कश्मीर गया पत्रकारिता के दौरान, तब से कश्मीर आना जाना रहा जब आतंकवाद चरम पर था, और मैं उस टीम का भी सदस्य रहा जो पत्रकारों की एक छोटी सी टुकड़ी मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा में गई थी, जिसके प्रबंधक नरेंद्र मोदी थे। जिस यात्रा के उसमें भी हम गए थे यहां दिल्ली से लाल चौक तक। तो हमने देखा वहां कुछ राजनीतिक परिवार, बहुत जिम्मेदारी से आरोप लगा रहा हूं, और ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने मिलकर टेररिज्म को टूरिज्म में बदल दिया। टेररिज्म जाए ये उनके हित का विषय नहीं था। टेररिज्म रहे ताकि बिना अकाउंटिंग के इमदाद आती रहे, लूटो खाओ आनंद करो। अब वो सारा मामला तो बंद हो जाएगा भाई। मनीष जी, देखिए अमिताभ जी, मैं तो सर्वप्रथम आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के इस फौलादी निर्णय का स्वागत करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने देश की जनता की इतने दिनों की मनोकामना को बहुत ही सरलता से पूर्ण किया है। और अमिताभ जी, आपके सवाल है उसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन चूंकि आज इतना शुभ दिन है, ऐतिहासिक दिन है, हम लोग विद्यार्थी परिषद के समय से दो नारे खूब लगाए हम लोगों ने। एक तो धारा 370 का कानून, पीता है भारत माता का खून, और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। ये नारा हम लोग विद्यार्थी परिषद के समय से लगाते आए और इसलिए एक जुड़ाव हम लोग का कश्मीर से लगातार विद्यार्थी जीवन से बना हुआ है। और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक आम आदमी होने के नाते भी बहुत खुशी मिल रही है कि जिसके लिए हम लोग नारा लगाते थे आज वो पूर्ण हुआ। और बहुत ही सूझबूझ से जिस तरीके से निर्णय लिए गए कि बिना किसी, जैसा कि दुबे जी ने कहा कि तमाम चर्चाएं होती थी, बड़ा सेंसिटिव इशू है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन जो एक अस्थायी शब्द था उसको इग्नोर करके किस तरह से इस देश में खेल राजनीतिक खेला गया, जिसका सबसे बड़ा नुकसान वैली के लोगों ने उठाया, जम्मू के लोगों ने उठाया और लद्दाख के लोगों ने लगाया। केवल 3 परिवार इस 370 की आड़ में पले बढ़े और पल्लवित और पुष्पित हुए। उनकी संतानें विदेशों में पढ़ती रही और जम्मू, लद्दाख और कश्मीर का आम नागरिक इनके इस उसमें पिसता रहा, पलता रहा। और एक बहुत अच्छी बात कही कि चिढ़ाते रहे वो लोग, इसी देश में रह के, इसी देश की जनता की कर की कमाई का अधिकतम पैसा वहां लगता था एवरेज के अनुसार। और इस देश में एक जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा कि एक निशान, एक विधान, एक निशान और एक राष्ट्रगान, तो ये जो स्वरूप था उसको तोड़ने का काम ये 35 से और 370 कर रही थी। और इसके लिए देखिए कितने डर के माहौल बनाए जा रहे थे। महबूबा मुफ्ती का अगर बोल सुनिए पिछले 10 दिनों का, आग लग जाएगी, पूरा शरीर जल जाएगा, किस तरह की भाषा बोली जा रही थी। ये निश्चित इससे इंगित होता है कि ये 3 परिवारों ने इन धारा के आड़ में अपने परिवारों का भला किया। देश की दूसरी भागों में रहने वाली जनता और वहां की जनता का तो केवल और केवल नुकसान हुआ। 42,000 के लगभग लोग और रिकॉर्ड मारे गए इस धारा के नाते से, जो रिकॉर्ड में आए। 4 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए जो रिकॉर्ड में है। इसके अलावा तो हम जानते हैं कि ये उस युग की बात है
जब सोशल मीडिया नहीं था, इतनी संचार व्यवस्थाएं नहीं थी, इतना दबाव नहीं था, और जब जहां सरकार नहीं बोल रही थी वहां कितने FIR हुए होंगे? ठीक है, मनीष एक ब्रेक लेना है। मनीष शुक्ला, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। परिवारों की बात हो रही है, एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं ब्रेक पर जाने से पहले। अब्दुल्ला परिवार जम्मू कश्मीर का प्रमुख राजनीतिक परिवार है। उनके पितामह, इनके बाबा उमर अब्दुल्ला के, शेख अब्दुल्ला, ये शेख अब्दुल्ला वो थे जो जेल में थे। इन्होंने महाराजा हरि सिंह को एक चिट्ठी लिखी, कहा मैं आपका वफादार सेवक रहूंगा, जीवन पर्यंत पूरी निष्ठा से आपकी भक्ति करूंगा, जेल से निकाल दो। जेल से निकल गए, अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिए गए। इन्होंने सबसे पहला काम ही यह किया कि जनता की अदालत में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ मुकदमा चलेगा और इनको देश निकाला दिया जाएगा। हरि सिंह समझ ही नहीं पाए कि आदमी ऐसा भी होता है। ये वहां से चली आ रही धारा। ब्रेक के बाद लौटते तो बात करते हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी महाबहस जारी रहेगा। तो वाकई में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिख गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा ली गई है, जो वाकई में ऐतिहासिक है। अमिताभ जी, हम ब्रेक से पहले यही बात कर रहे थे कि 3 सियासतदानों के परिवार को छोड़कर किसी अन्य को फायदा हुआ ही नहीं। और आज अमित शाह ने भी, गृह मंत्री ने भी यही बात कही है कि सिर्फ इस अनुच्छेद के कारण राज्य में आतंकवाद पनपा भी और बढ़ा भी। जी बिल्कुल ठीक बात है। रैना साहब, शुरुआत में आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी कहिए थोड़ा क्विक, जल्दी से। और आज सरकार के इस निर्णय के बाद आप लाखों कश्मीरी पंडित सरकार से क्या कहना चाहेंगे, किन शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहेंगे? शायद सर आवाज नहीं, मुझे लगता है रवि रैना साहब के पास कुछ तकनीकी समस्या है, आवाज नहीं पहुंची। रावत साहब, एक बड़ा पड़ाव पार हुआ, अब आगे का रोड मैप कैसे देखते हैं आप? जी, अगर इस बात को मैं एक दूसरे तरीके से कहना चाहूं, ये जो आर्टिकल 370 में बदलाव हुआ है, इसका फायदा किसको होता है, इसका नुकसान किसको होता है? इसका नुकसान होता है उन लोगों को जो कश्मीर में सियासत, अपनी वहीं की सियासत चला रहे थे। इसका नुकसान होता है अलगाववादियों को। इसका नुकसान होता है पाकिस्तान में बैठी उन ताकतों का जिनका राजनीति या जिनकी तुष्टीकरण खाली कश्मीर के ऊपर चल रही थी। और नुकसान उन लोगों का होता है जो कश्मीर के मुद्दे पे देश के अलग अलग राज्यों में अपनी रोटियां सेकते थे। अब हम आते हैं फायदा किसको होता है। सबसे ज़्यादा फायदा होता है वहाँ के आम जनता को, वहाँ के विस्थापित लोगों को, वहाँ काम कर रहे इतने सारे सुरक्षा बल के जवानों को, और उससे सबसे बड़ा फायदा होता है देश की जनता को, क्योंकि देश भर में जो एक्सपोर्ट टेरर हो रहा था जम्मू कश्मीर से, उसमें बिल्कुल बदलाव आ जाएगा। और हाँ, राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा, क्योंकि उनके समय पे किया। अब इस समय में हम देख रहे हैं कि पिछले काफी महीनों से वहां पे सुरक्षा बलों के उसको जाता ही जाता है। बिल्कुल, जो भगीरथ होता है, गंगा को लाने का कारण होता है, उसको यश जात मिलता ही मिलता है। सुरेंद्र दुबे जी, एक चीज नहीं समझ में आई, इतनी बड़ी घटना घट गई, देश के इतिहास की बड़ी घटनाओं में दर्ज होगा ये दिन, ये घटना, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट और यूपीए की चेयरपर्सन यानी सोनिया जी और राहुल जी और इवन प्रियंका गांधी भी कहीं दिखाई नहीं दी, न ट्विटर पर, न ANI पर, न कोई चर्चा पर्चा, कुछ नहीं। देखिए अमिताभ जी, जो मैंने अभी पिछले सेगमेंट में आपसे कहा था कि जो पार्टियां इसका विरोध भी करें मन से नहीं कर पा रहे,
वो काम उन्होंने सीधे सीधे गुलाम नबी आजाद पर छोड़ दिया कि अब तुम ही जानो। देखिए, आपके मन में भी एक गिल्ट होता है, और मुझे लगता है ये गिल्ट ऐसा था कि उनको न सोनिया बोल पाई, न मेनका बोल पाई, न राहुल गांधी बोल पाए, क्या कहें, क्योंकि इसको लेकर अभी जब ये लोग देश के दूसरे भाग में जाएंगे, कश्मीरी अकेले हिंदुस्तान नहीं ना, तो वहां लोगों को क्या जवाब देंगे? वहां लोग पूछ सकते हैं कि भाई आप 370 हटाया गया, उनकी पार्टी में तो बगावत हो गई भाई, उसको सपोर्ट कर कांग्रेस के ऑफिशियल रुख पर कांग्रेस में बगावत हो गई। चीफ विप ने पार्टी छोड़ दी। उनके पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार कह रहे हैं कि भाई अच्छे काम की तारीफ क्यों नहीं कर रहे हो? ये क्या तरीका है? ये तो काम अच्छा है। कांग्रेस में तो खुद ही वही मैं कह रहा हूं, वो इतना बवाल हो गया भाई। अमिताभ भाई, वही मैं भी कह रहा हूं कि चूंकि वहां लोग ये समझ रहे हैं कि ये काम सही हुआ है, और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि जो हम लोग कर रहे थे पहले वो गलत था, तो ऐसे स्थिति में आदमी विरोध नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है सोनिया और प्रियंका और राहुल बुद्धमानी का ही परिचय दे रहे कि नहीं बोल रहे, बिलावल जी अपनी फजीयत नहीं करा रहे। वैसे मैं बात करता हूं, अभी आप देखिएगा ये दो लोग जो वहां नजरबंद, एक सेकेंड, ठीक है दुबे जी, प्रेमकांत तिवारी जी, समाजवादी पार्टी भी मुझे लग रहा है आधा आधा खेल रही है, आधा इधर आधा उधर। बीएसपी ने तो एक पाला ले लिया, लेकिन कांग्रेस अभी वो भी उतना भी तय नहीं कर पा रहा। कांग्रेस का पहला परिवार कि राह कौन सी जाऊं, मैं क्या कहूं, क्या बोलूं कि नहीं बोलूं, या चुप ही रहूं? तिवारी जी, सन्निपात की स्थिति में है कांग्रेस। समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी ने, देखिए, एक ये जो बयान अखिलेश यादव का आया है कि फिर ये तो धारा 370 हटा दिया, लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का क्या होगा, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, हम पाक ऑक्युपाइड कहते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, वो हम मानते हैं कि जो असेंबली भी थी जम्मू कश्मीर की, उसमें 24 सीटें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की रिक्त रखी गई थी, और वहां पर कभी चुनाव नहीं हो पाता था। उसका स्टेटस क्या होगा, ये आगे की एक बात होगी, मॉडलिटीज को डिसाइड करना होगा, ये बात एक अलहदा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर ये संकोच उनके मन में हो कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाला कि हमको अल्पसंख्यक सपोर्ट करता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कश्मीर का अल्पसंख्यक जो वहां पर बहुसंख्यक है, मुसलमान, सीधी सी बात कही जाए, कि ना ही कभी कश्मीर के बाहर की समस्याओं से वो भड़का है। चाहे अयोध्या केस को ही ले लीजिए, वो कभी भी अयोध्या केस को लेकर के देश भर में प्रतिक्रिया हुई, लेकिन कश्मीर में नहीं हुई। वैसे ही कश्मीर की घटनाओं में, बड़ी सी बड़ी घटनाओं का कभी बाहर के मुसलमानों में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो इस लिहाज से उनको या बिहार के नीतीश कुमार को इस संकोच से बाहर आना चाहिए। नहीं, संकोच से बाहर आने में तो भी बहुत समय लग जाएगा उनको, यही तो दिक्कत है। ठीक है तिवारी जी। मनीष शुक्ला, गांधी परिवार के मौन के पीछे क्या ये है कि वो सन्निपात की स्थिति में है, परिवार समझ ही नहीं पा रहा कि क्या करूं, या उनको ये लग रहा था कि मोदी ऐसा कर नहीं पाएंगे? कह रहे, कहना अलग बात है, करना अलग बात है। क्योंकि मुझे गुलाम नबी आजाद की एक बाइट पुरानी आज सुनने को मिली थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस जिंदा है तब तक 370 नहीं हट सकती। इसलिए क्या गांधी परिवार ने यह फैसला किया कि मौन रहो? गुलाम नबी आजाद जी की भी चल रही है। देखिए अमिताभ जी, गुलाम नबी आजाद जी की भी बाइट है, फारूक अब्दुल्ला जी की भी बाइट है कि 10 बार प्रधानमंत्री होंगे मोदी जी तो भी 370 नहीं हट सकती। तमाम लोगों को मुगालता था, तमाम लोगों को गलतफहमियां थी। रही बात कांग्रेस की, तो राज्यसभा में डिबेट थी और गुलाम नबी आजाद जी राज्यसभा में उनके नेता सदन हैं, और उन्होंने जो बोला उसको अधिकृत मानना चाहिए। और कांग्रेस की ही ये पॉलिसी थी जिसको देश ने 70 साल तक भोगा है, और जिसके नाते से कश्मीर की भी जनता और देश के अन्य भागों की जनता भी ये दंश भोगने के लिए मजबूर थी। तो कांग्रेस तो इसमें दोषी है। और आज गुलाम नबी आजाद के बयान ने साफ कर दिया है कि इस अवस्था में आने के बावजूद भी कांग्रेस देश के लिए सोचने को तैयार नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर में कुछ परिवार लाभ में थे, वैसे कांग्रेस भी पारिवारिक पार्टी है, तो उनको भी उससे मिलती जुलती बातें हैं। देखिए 2-3 चीजें एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि
अक्टूबर 47 में जो विलय की अक्टूबर 47 में जो विलय की प्रक्रिया शुरू हुई थी कश्मीर की, वो आज 5 अगस्त को पूरी हुई है। अब आज वहां की जनता को राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कानून मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वहां की बेटियों को आज बराबरी का दर्जा मिला। कितनी हतप्रभ करने वाली बात है कि फारूक की बेटी बाहरी लड़के से शादी करती है तो उनके बच्चों को राइट नहीं मिलता वहां के जायदाद में। और फारूक के बेटे उमर अब्दुल्ला जब बाहर की लड़की से शादी करते हैं तो उनके बच्चों को मिलता है राइट। ये सीधे एक परिवार का एग्जाम्पल उठा के देखिए तो वहां कितना बड़ा अपराध हो रहा था वहां की स्थानीय लड़कियों के साथ भी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे अच्छी बात वहां पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण का भी लाभ नहीं मिल रहा था। आरक्षण नहीं मिल रहा था लाभ। भारत की संसद के तमाम कानून वहां लागू नहीं हो पा रहे थे, जो मुझे लगता है कि परसों बिल्कुल जैसे ही राष्ट्रपति दस्तखत करेंगे उस सारे कानूनों का लाभ, जिसमें शिक्षा का अधिकार जैसा बुनियादी कानून भी है, उसका लाभ वहां मिलेगा। रैना साहब शायद हमसे जुड़ गए हैं, उनसे जरूर एक आखिरी टिप्पणी लूंगा। रैना साहब, इतना बड़ा परिवर्तन, इतनी बड़ी घटना देश के इतिहास में, और जिसमें सबसे ज्यादा आप लोगों ने सफर किया, मुझे संक्षेप में सिर्फ बताइए, आज आप सरकार के इस निर्णय पर सरकार को आप लोग किन शब्दों में और किस तरह से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपके उस पर मैं आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज संसद में संविधान की प्रतियाँ फाड़ी गई, कमीज़ें फाड़ी गई। ये पीडीपी के लोगों ने, फारूक अब्दुल्ला साहब खामोश है, बाकी सब महबूबा मुफ्ती खामोश है। ये मेरे को ये बताइए, जब हम 90 में हम लूटे गए, हम लोगों को धक्के दे के रातों रात वहाँ से दफा किया गया, उस वक़्त फारूक साहब तीसरे दिन ही लंदन चले गए, महबूबा मुफ्ती कहीं दिखी नहीं, और बाकी जितने लीडरान आज ये सब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ये थे कब, थे कहाँ? आज वो गुलाम नबी आज़ाद साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये कहाँ थे उस वक्त जब कश्मीरी पंडित मर रहे थे बिच्छुओं के डंग से, गर्मी से, पानी से, खाने से। अब मैं आपकी बात मैं बता रहा हूं, हम लोग 30 साल हो गए हमें अपने ही देश में रिफ्यूजी थे, हम रिफ्यूजी थे। आज का दिन सुने हमारे इतिहास में और हिंदुस्तान के इतिहास में, कश्मीरी पंडितों के इतिहास में सुनहरी 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 शब्दों में लिखा जाएगा। हम अपनी जिंदगी में ये 5 अगस्त बिल्कुल बिल्कुल सियासतदान चाहे कितने भी खफा क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता बेहद खुश है। असल में आज जम्मू कश्मीर हमारा हुआ है जब से धारा 370 की अब हट गई है और एक नया सूरज का उदय हो गया है। यानी कि अब कुल मिलाकर देखा जाए अमिताभ जी, विकास के जो रास्ते हैं वो खुलेंगे जम्मू कश्मीर में। ये विकास के रास्ते भी खुलेंगे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि एक हिस्सा हिंदुस्तान के शेष हिस्से के साथ एक रस क्यों नहीं हो। ये बहुत बेहुदा किस्म का लॉजिक था जो लगातार दिया जाता रहा 7 दशकों तक कि भाई वहां की कल्चर, वहां की लैंग्वेज को प्रिजर्व करना है। अरे हैदराबाद भारत का हिस्सा हुआ, हैदराबाद की रियासत, वहां का कल्चर खत्म हो गया क्या? महाराष्ट्र हुआ, वहां कल्चर खत्म हो गई, भाषा खत्म हो गई, मराठी नहीं है क्या? ये शिवाजी महाराज का नाम नहीं है। गुजरात हुआ, जूनागढ़, वहां गुजराती खत्म हो गई क्या? अवध हुआ, अवध का ट्रेडिशन खत्म हो गया क्या? ये झूठे लोगों ने झूठे तर्क फैलाए। और इस देश की जो जितनी करुण कथाएं हैं ना, उनमें मुझे सबसे ज्यादा कारुणिक कथा लगती है कश्मीरी पंडितों का पलायन। जो पार्टियां उस पलायन के लिए जिम्मेदार थी, मुझे लगता है लाखों कश्मीरी पंडितों के श्राप का भी असर है उन पार्टियों की आज की दशा पर। आप देखिए, जिस कांग्रेस का सूरज नहीं डूबता था
गांव के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक केवल कांग्रेस कांग्रेस दिखती थी। आज वो कांग्रेस कहां है? कहां है? मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं जो कश्मीर में सेना के लोग शहीद हुए उनके लिए, जो सामान्य जन शहीद हुए उनके लिए, और कश्मीरी भाइयों के, कश्मीरी पंडितों के लिए, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार हो, चाहे मुफ्ती परिवार हो, या बख्शी परिवार रहा हो उससे पहले। ऐसे अपराध नहीं, तितली के पर नोचे होंगे, हिरणों के द्रग फोड़े होंगे, तितली के पर नोचे होंगे, हिरणों के द्रग फोड़े होंगे, ऐसे अपराध किए होंगे, फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती, फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती, ऐसे अपराध किए गए। और एक बात और कह दूं, इस वक्त जरूरी है इस 370 के पूरे अगर तापमान को आपको समझना हो ना कि ये था क्या बवाल, तो शायद मेरी बात को सबसे बेहतरी से रावत साहब रिसीव करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक अभियान चलाया था आतंकवाद का, जिसका नाम था ऑपरेशन टोपाज। अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, जियाउल हक के समय चला। उस ऑपरेशन टोपाज में जो उसका डॉक्यूमेंटेशन था, उसमें इस बात को मेंशन किया गया कि जब तक कश्मीर में 370 रहेगा, तब तक आतंकवाद के लिए खाद पानी वहां बना रहेगा। वहां का जो यूथ है वो हिंदुस्तान के साथ अलाइन नहीं हो सकता, नहीं जुड़ सकता। आपने कभी सोचा क्या इस बात को? दुनिया भर की, भारत में यानी सैकड़ों रियासतें भारत में मर्ज हुई, भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनी, कहीं कोई बवाल हुआ, कहीं कोई आतंकवाद आया? उड़ीसा में भी देश के हर हिस्से में राजशाही थी, सब राजा ही थे, हर 5 गांव पर एक राजा था। मर्ज हुए ना, होलकर हुए, गायकवाड़ हुए, निजाम हुए, बड़े बड़े। कश्मीर के महाराज तो उतने बड़े भी नहीं थे। ये बवाले जान कश्मीर में ही क्यों हुआ? क्योंकि हमने हैदराबाद को 370 नहीं दिया, हमने जूनागढ़ को है 370 नहीं दिया, हमने भोपाल के नवाब को नहीं 370 दिया, इसलिए वहां कोई समस्या नहीं है। इस 370 ने डल झील को रक्त से भर दिया। और मैं तो वही उतनी बात कहता हूं जितना मैंने आंखों देखा। बाकी किताब काफी पढ़ी हुई बात में ज्यादा यकीन नहीं करता, लिखी हुई बात में। मैंने कश्मीर को देखा, कुछ राजनेता और सारे नौकरशाह दो ही मजे में मिले मुझे कश्मीर में, जब भी कश्मीर गया। दोनों लाल मिले, सुर्ख, बिल्कुल मौज मस्ती में। आम कश्मीरी मुझे मरता ही मिला, घिसकता ही मिला। भला उनका भी नहीं किया आपने जिनके नाम पर सियासत करते रहे। वो भी पेट में अंगीठी बांध के घूमते रहे इधर उधर। इतनी बेरोजगारी भारत के किसी हिस्से में है क्या जितनी कश्मीर में है? और उन्हीं के नाम का मंगलसूत्र गले में डालकर सब लोग सियासत करते रहे। भला उन मुसलमानों का भी नहीं हुआ जो कश्मीरी मुसलमान है। कश्मीरी पंडितों के साथ तो आपने पाप किया और कश्मीरी मुसलमानों के साथ छल किया। आप दोनों के गुनहगार हैं। और मैं कहूंगा कि इस सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में और दूसरे कार्यकाल में अब तक जितने काम किए हैं, उनमें यह काम ऐसा है जो सर्वाधिक सराहा गया पूरे देश में। 3 तलाक के उन्मूलन के बाद यह सबसे बड़ा काम है। और इसकी जो व्याप्ति है वो 3 तलाक से भी बड़ी है। ये 135 करोड़ लोगों के सम्मान से जुड़ा मसला था। इसके लिए बधाई सरकार को मिलनी चाहिए। जिन्हों जाके पांव न फटी विवाही, सो का जाने पीर पराई।
5 मिनट किसी कश्मीरी पंडित के साथ बैठ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कश्मीर की हकीकत क्या थी। नरक बना दिया था स्वर्ग को, जिसके लिए मुगल के समय कहा गया था कि हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो। स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है। उसको नरक बना दिया था, दोजख बना के रख दिया था। कश्मीर में एक नया सूर्य उगे, डल झील में एक नए सूर्य की किरण आए, कश्मीर का माथा फिर चमके। कश्मीर हिंदुस्तान के दिल में बसता है। कभी आपने सोचा कि किसी मुल्क ने इतनी कुर्बानियां दी हैं क्या किसी इलाके के लिए? भारत ने दी है, क्योंकि कश्मीर हमारे दिल में बसता है। वाजपेयी जी ने कभी कहा था कि कश्मीर केवल जमीन का टुकड़ा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा कि सरकार के किसी संसद में लाए गए प्रस्ताव पर पूरे देश में लड्डू बंट रहा हो। यह बताता है कि लोकतंत्र में जिससे लोक को संतोष हो, प्रसन्नता हो, वही काम सबसे अच्छा। इसलिए मैं कहूंगा, आज जो सरकार ने किया उसमें उसको 100 में 100 नंबर मिलते। मैं नहीं दे रहा, ये वो लोग दे रहे हैं जो लड्डू बांट रहे हैं सड़कों पर। धन्यवाद। और आप सभी का बहुत शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।